अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलो बेटा, आप लोगों का अब यहाँ पर नया काम स्टार्ट हो रहा है। नई एक्सरसाइज है। इससे पहले 18.3 तक सारा काम हम कर चुके हैं। अब आपकी एक्सरसाइज 18.4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जितना कुछ पढ़ लिया वो सारा का सारा इधर इस्तेमाल होगा। ऑल दो ये आपके पास इससे पहले कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही है, आप पढ़ चुके हैं। लेकिन ये काम एक तरह से नया ही है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगर पूरे चैप्टर में अब तक जितना पढ़ लिया उसमें से मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा आने के चांसेस इन क्वेश्चंस के हैं, इस तरह के क्वेश्चंस के। तो ये वाले क्वेश्चन आपको तवज्जो से समझने। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फिर हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इफ एक्स रेशो वाई यानी एक्स अपॉन वाई बराबर है जेड रेशो डब्ल्यू यानी जेड अपॉन डब्ल्यू के, देन प्रूव दैट। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आ गया। ये जितने भी पार्ट्स किताब में कहे हुए हैं, आपको मैं अभी पहला पार्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आपने ज्यादातर होमवर्क खुद ही करना होगा, क्योंकि एक मैं समझा दूंगा, बाकी सारे उसी तरीके से होंगे। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पार्ट है 4x + 3y होल डिवाइड बाय 4x - 3y, और सिमिलरली उधर दूसरी तरफ 4z + 3w और 4z - 3w। ये आपके पास सवाल गिवन है। आपको इससे पहले या तो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपके किताब के अंदर इससे पहले बता दिया क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक्स रेशो वाई और जेड रेशो डब्ल्यू दोनों बराबर हैं। तो उस सूरत में आपके पास, क्योंकि ये चीज गिवन है, प्रॉपर आपने प्रूफ की हेडिंग डालनी है। जब भी इस तरह का वर्ड है, शो दैट, वेरीफाई या प्रूफ दैट, इस तरह कोई भी वर्ड आए तो आप प्रूफ की हेडिंग डालते हैं। तो आपने प्रूफ की हेडिंग डाली, अंडरलाइन करना है ब्लैक से, सेंस ये चीज गिवन है सवाल में। एक्स रेशो वाई बराबर है जेड रेशो डब्ल्यू के। इसको आप एक्स अपॉन वाई इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू भी कह सकते हैं। तो हम लेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स अपॉन वाई ये एक रेशो है, जेड अपॉन डब्ल्यू ये दूसरा रेशो है, और ये दोनों रेशोज एक दूसरे के बराबर हैं। लेट सपोज ये 1/2 है, तो ये 2/4 होगा या 3/6 होगा। एंड में सिंप्लीफाई करके इसका भी आंसर 1/2 ही आ जाना है। जो भी है, दोनों रेशोज बराबर है। तो हम क्या कह रहे हैं, एक के वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो रेशो की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो जो रेशो की वैल्यू होगी वो कोई ना कोई के की वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी या कोई के होगा। तो यहाँ पर आपके पास के एक कांस्टेंट वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर वो वाला कांस्टेंट नहीं है जिससे पहले करते आ रहे थे। के वैल्यू कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। ये वो रैंडम वैल्यू है, अननोन वैल्यू है, जो कि जेड अपॉन डब्ल्यू के बराबर है या एक्स अपॉन वाई के बराबर है, हमें नहीं पता, रैंडम वैल्यू है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्स अपॉन वाई क्योंकि के बराबर है, और यानी एक्स अपॉन वाई बराबर तो जेड अपॉन डब्ल्यू के, तो ये के बराबर हो गया। और सिमिलरली जेड अपॉन डब्ल्यू भी के बराबर हो गया। हमें नहीं पता वो वैल्यू क्या है, मैंने रफ एस्टिमेट दे दिया। हो सकता है एक्स अपॉन वाई 1/2 हो, मैं ये भी कह सकता हूँ एक्स अपॉन वाई लेट्स सपोज 3 हो, और फिर जेड अपॉन डब्ल्यू ये भी 3 हो। तो हमें नहीं पता वो वैल्यू, हम एक वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं के, और इस मेथड को आप के मेथड भी कहते हैं। तो आगे चल के हो सकता है हम इसको के मेथड बोले, या क्वेश्चन में आ जाए विद द हेल्प ऑफ के मेथड, इसको सिंप्लीफाई करें, जो भी होगा। बहरहाल आपने इस तरीके से अब तक वैल्यू जो लेट की उसको अलग कर लिया, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के और जेड अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर y डिवाइड हो रहा है, उधर भेज के मल्टीप्लाई कर दें, इसको एक इक्वेशन ए कह दें। ना भी कहें तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन कह दें, आगे हमने इसको रेफरेंस इस्तेमाल करना है। सिमिलरली जेड अपॉन डब्ल्यू ये भी के बराबर है, तो जेड इज इक्वल टू के टाइम्स डब्ल्यू, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मेरे पास क्योंकि x और z इसके बराबर है, ये दो अलग इक्वेशंस मैंने जनरेट कर ली। यहाँ अब इसके बाद मैं काबिल हूँ अपनी लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व करने के। अब आप यहाँ पर टेक लेफ्ट साइड लेंगे, वरना इससे पहले जितने ही प्रूव वाले सवाल आती हैं उन सब में आप क्या करते थे, लेफ्ट साइड और राइट साइड डायरेक्ट सॉल्व करते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये सारा काम करना है। अब लेफ्ट साइड क्या है, 4x + 3y डिवाइड बाई 4x - 3y। यहाँ पर आपके पास जो लेफ्ट साइड है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। x की जगह जो आपने इक्वेशन निकाली k टाइम्स y वो लिख दे, तो आपके पास x की जगह ky आ जाएगा। सिमिलरली आप अपने आगे चल के ये वाली इक्वेशन भी इस्तेमाल कर लिए हैं। अभी फिलहाल x की वैल्यू पुट करने के बाद 4 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 4k y हो जाएगा ये। अब आपकी इस एक्सप्रेशन में दोनों के पास y कॉमन है, तो न्यूमरेटर से y कॉमन लिया, और उसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी y कॉमन है, वो भी कॉमन ले लिया। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं।
अब आपके पास जब ये कैंसिल आउट हो गए तो 4k+3 डिवाइड बाई 4k-3 ये आपकी इक्वेशन आ गई, आपकी लेफ्ट साइड आ गई बेसिकली, जिसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ये इक्वेशन 1 है आपकी, इसके फर्दर ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकती, और होगी भी तो करना नहीं है, क्योंकि आप इस इक्वेशन में ना तो एक्स है ना वाई है। अब आप क्या करेंगे, राइट साइड लेंगे। राइट साइड भी उसी तरीके से आपके पास गिवन है 4z+3w डिवाइड बाई 4z-3w। z की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, साइड पर रेफरेंस देके z की वैल्यू पुट कर दें। तो z की जगह kw पुट करें, 4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो आगे 4kw, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ हो गया। अब यहाँ पर w कॉमन है, न्यूमरेटर में भी w कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी w कॉमन है, कॉमन ले लें, उसी तरीके से कैंसिल आउट कर दें। अब उस एक्सप्रेशन में ना तो z है ना w है, मेन मकसद क्या था, z और w को हम एलिमिनेट हटा दें, खत्म कर दें। तो आपकी अब जो राइट हैंड साइड आ गई 4k+3 डिवाइड बाई 4k-3, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब अगर हम कंपेयर करवाएं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपके पास दोनों सेम है, और बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड बराबर आ रही है राइट साइड के, देयरफॉर जो सवाल गिवन था वो प्रॉपर आपके पास प्रूव हो जाता है, क्योंकि यही चीज तो आपको प्रूव करने को कही थी। तो ये सिंपल सा आपका फर्स्ट पार्ट था। अब इसी तरीके से जो बकिया पार्ट से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, ये आपने खुद करने। अब आपके पास यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या सेकंड पार्ट है, 5x-3y डिवाइड बाई 5x+3y इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी उसी तरीके से, सिर्फ आपकी वैल्यूज चेंज है, तरीकेकार वही है। आप उसी तरीके से प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, सेंस आप बताएंगे x/y बराबर है z/w के, लेट करेंगे k के बराबर है ये दोनों रेशो, एक तरफ x दूसरी तरफ z अलग अलग करेंगे, और फिर आप अपनी लेफ्ट साइड और राइट साइड लेके सिंप्लीफाई करेंगे। जिस तरीके से आपने फर्स्ट पार्ट किया उसी तरीके से सेकंड पार्ट भी होगा, और एंड में आपके पास लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आएगा, सेम इसी तरीके से जैसे अभी मैं आपसे फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट भी आपने करना है, थर्ड पार्ट भी आपने खुद ही करना है। थर्ड पार्ट में बेशक क्यूब है, लेकिन आप लेफ्ट साइड की बात करें, अगर एक्स की जगह के वाई पुट करें तो के का क्यूब वाई का क्यूब हो जाएगा, और दोनों वाई क्यूब आपके पास फैक्टर्स एक कॉमन लेने पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास के क्यूब वाई क्यूब है, वो आप वाई क्यूब कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर से भी कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेंगे, एंड में आपके पास चीजें कैंसिल आउट होंगी, आंसर आपके पास आ जाएगा एक। तो बहरहाल ये वाला पार्ट भी आपने खुद ही करना है, इससे भी लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड हो रही होगी। फोर्थ पार्ट भी आपने खुद करना है, फोर्थ पार्ट भी सिंपल सा है, कोई उसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये जितना भी आपको क्वेश्चंस में डिस्कस अभी करवा रहा हूँ, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये सारे के सारे आपने खुद करने हैं। मैंने एक करवा दिया, बाकी आप घर पे ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो जाहिर है हम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ फिफ्थ पार्ट, ऑल्दो आप घर पे कर भी सकते हैं खुद ही, लेकिन क्योंकि आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में एक्स वाई और जेड डब्ल्यू यूज हो रहा है, तो इस पार्ट को हम अभी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला सवाल में किसी भी कंफ्यूजन, बेटा अपने इस पार्ट को देख लें। इससे पहले फर्स्ट मैं करवा चुका हूँ, सेकंड थर्ड और फोर्थ आपको होमवर्क के लिए दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू चारों टर्म्स एक ही जगह पर मौजूद हैं, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तरीकेकार यहाँ तक तो सेम ही है जैसे फर्स्ट पार्ट में था, आपने प्रूफ की हेडिंग डालनी है, सेंस ये बताना है गिवन है बराबर है, उसके बाद लेट करना है कि ये रेशोज आप के बराबर कह रहे हैं, फिर अलग अलग आपकी एक्स और जेड की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ के। अब लेफ्ट साइड आप लेंगे तो लेफ्ट साइड आपके पास ये गिवन है, एक दफा हवाला देंगे, क्योंकि आपने इधर भी ये दोनों इस्तेमाल करने, राइट साइड पे भी ये दोनों इस्तेमाल करें, तो आगे चल के मैं राइट साइड पे ये हवाला नहीं दूंगा, एक ही दफा दे रहे हैं। और अगर किसी का दिल चाहता है तो आप यहाँ पर भी हवाला दे दें, कोई मसला नहीं है, रेफरेंस देने से कोई मसला नहीं होता, देने के लिए दिल चाह रहा है, टाइम है और जगह भी है, तो यूटिलाइज कर लें। बहरहाल लेफ्ट साइड आपकी ये गिवन है, इसमें आप एक्स की जगह और जेड की जगह वैल्यूज पुट कर दें। काम इधर सारा सेम ही है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में काम एक ही तरह से हो रहा है। वो क्या है, आपने जो वेरिएबल है उनको किसी तरीके से हटाना है, खत्म करना है, या कुछ भी आप इसको जो भी टर्म्स कहें। बहरहाल आपने कोशिश करनी है कि y है तो दूसरा भी y हो जाए, z है तो दूसरा भी z हो जाए, या w है तो दूसरा भी w हो जाए, ताकि वो चीज आपस में कॉमन लेके कैंसिल हो जाए। यहाँ पर क्या होगा, x की जगह और z की जगह वो वैल्यूज पुट कर दें, तो x की जगह के वाई और z की जगह के डब्ल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होंगी वैल्यूज, तो 2 के वाई, और नीचे भी इसी तरीके से
और यहाँ पे भी 2kw, नीचे भी उसी तरीके से। मैं इतनी डिटेल में एक एक वैल्यू नहीं दिखा रहा, आप देख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। अब इन दोनों के पास y कॉमन है, y कॉमन ले लें, पीछे आगे बस 2k+3 रह गया। इन दोनों के पास w कॉमन है, w कॉमन ले लें, 2k+3 पीछे रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ y कॉमन है तो 2k+3 पीछे रह गया। यहाँ पर w कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो -w लेंगे तो आपके पास 2k+3 पीछे रह जाएगा। अब यहाँ पर 2k+3 सब जगह, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो पहले न्यूमरेटर में कॉमन लें, तो आपके पास 2k+3 और दूसरा फैक्टर y+w, और डिनोमिनेटर में भी यही काम करेंगे तो एक फैक्टर तो ये रहा, दूसरा फैक्टर y-w हो जाएगा। ये आप उसमें कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि सेम है, कैंसिल आउट हो गए। आपके पास y+w डिवाइड बाय y-w, ये एक इक्वेशन आ गई, ये आपकी लेफ्ट साइड आ गई, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। सिमिलरली राइट साइड भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। राइट साइड के लिए आपके पास अब राइट साइड इस्तेमाल करेंगे, वो ये है। इसमें भी x और z की जगह उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर मैंने रेफरेंस ही दिया जिस तरह यहाँ पर रेफरेंस दिया था, वजह उसकी है कि सवाल में एक दफा दे दें काफी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपका दिल चाहता है तो साइड में आपके पास जगह होगी, आप रेफरेंस दे दें। मेरे पास जगह लिमिटेड थी तो मैंने वो एडवांटेज उठा लिया, मैंने वो चीज़ आपकी यहाँ पर मेंशन नहीं की। लेकिन अगर एडवांटेज आप नहीं उठाते तो बेहतर है, वजह उसकी है कि आप यहाँ पर रेफरेंस देंगे, किसी को मौका ही क्यों दें हम अपने नंबर कटवाने का, तो आप रेफरेंस देंगे। मैंने नहीं दिया तो मेरे पीछे ही नहीं चलना है कि जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप करके आएंगे। जो चीज़ आपको लग रहा है कमी है, आप उस कमी को पूरा कर दें। बेटा अपनी राइट साइड पे आ जाएं, आप लोगों का कैमरा रुक चुका है, अब दोबारा से इसको पढ़ा रहा हूँ। राइट साइड, राइट साइड आपकी ये गिवन है, इसमें आपने x और z की जगह वैल्यूज पुट कर दी। x और z की वैल्यूज आपको बार बार रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दे दें तो बेहतर है। वजह उसकी है कि मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास तो जगह है, आपने साइड पे रेफरेंस देना है। कोशिश किया करें कि इस तरह नीचे रेफरेंस ना दें, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होती, मैं यहाँ दे देता हूँ। लेकिन जहां पर आपके पास जगह है, किताब में, अपनी कॉपी, रजिस्टर, जहां पर भी, आप साइड में इधर रेफरेंस देने की आदत डालें, क्योंकि नीचे रेफरेंस देंगे तो साइड वाली जगह तो वैसे भी यूजलेस है, जाया ही हो रही है। ये वाली लाइंस आपकी ये भी जाया हो जाती है, इसलिए रेफरेंस हमेशा साइड पे देते हैं। अगर रेफरेंस बड़ा हो, फॉर एग्जांपल फॉर्मूला लिखना है और आपके पास जगह नहीं है, फॉर एग्जांपल a³ + b³ का हवाला देना है, अब जगह नहीं है तो आप नीचे वाली लाइन इस्तेमाल करते हैं। रेफरेंस आपने देना है, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने रेफरेंस स्किप कर दिया, और आप भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप रेफरेंस यहाँ पर दें। जब आप अपने सवाल में एक जगह दे चुके हैं तो बार बार रेफरेंस आपको नहीं देना, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि रेफरेंस दें। हम अपने पास अपने सोल्यूशन में कहीं भी एरर नहीं छोड़ेंगे। तो बहरहाल x और z की वैल्यूज आप पीछे निकाल चुके हैं, इसको पुट कर दें। आपके पास x की जगह ky, z की जगह kw, ये आ गई वैल्यूज। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें जिस तरह लेफ्ट साइड की थी। यहाँ पर y कॉमन है और इन दोनों के पास w कॉमन है, सिमिलरली नीचे भी y और w कॉमन है, कॉमन ले लें। y कॉमन लेंगे तो 2k-3 आएगा, उधर w कॉमन लेंगे वहां पे भी 2k-3 कॉमन आएगा। यहाँ पर आप y कॉमन लेंगे, अगेन 2k-3 कॉमन आ गया, इधर से -w कॉमन लेंगे तो आपके पास 2k-3 कॉमन आ जाएगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ कॉमन आ रही है, वैल्यूज कॉमन ले लें तो आपके पास फैक्टर बन गए 2k-3 इंटू y+w, और दूसरा डिनोमिनेटर में 2k-3 इंटू y-w। अब यहाँ पर 2k-3, ये जो ब्रैकेट है ये कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। तो आपके पास यहाँ पर भी y+w डिवाइड बाय y-w, वही वैल्यू आ गई जो आपकी लेफ्ट साइड की थी। तो राइट साइड को आप इक्वेशन 2 कहते हैं। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स या बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, लेफ्ट साइड की राइट साइड के बराबर आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला सवाल जो आपके गिवन था वो अब आपका प्रूव हो चुका है इन द गिवन कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन गिवन थी। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर ये तरीका था इस तरह के सवाल को सिंप्लीफाई करने का। ऑल दो मुश्किल कुछ नहीं था, डिफरेंट था, तो डिफरेंट होने की वजह से मैंने ये क्लास में डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक नया थ्योरम सिखाऊंगा, उसकी बेसिस पे फिर आपके अगले सवाल हम हल करेंगे। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज आप लोगों का मैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने अच्छे खासे सवाल होमवर्क दिए थे, वो सब ने कर लिए हैं, वो आसान ही थे, कोई इतने मुश्किल नहीं थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में आपने एक थ्योरम पढ़ना है,
इसके अलावा थ्योरम तो बहुत सारे और भी हैं इस एक्सरसाइज से पहले, लेकिन उन थ्योरम्स को हम थ्योरम नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास थ्योरम एक है इन्वर्टो के नाम से, यानी इन्वर्ट करना वैल्यू को। अगर आप अपनी किताब पे आए, किताब का पेज नंबर जो भी है उसमें देख लें। बहरहाल आपकी एक्सरसाइज से पहले ये सारे थ्योरम्स गिवन है। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन के नाम से पूरी हेडिंग है, जिसमें आपको थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो बोला हुआ है। ये इन्वर्ट करने को इन्होंने सिर्फ ये नाम दे दिया, मुझे नहीं पता कि ये नाम कहाँ से ओरिजिन है, ना ही आपको इसको सीखना है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, ये जो वर्ड है थ्योरम का मतलब ये है कि आपकी वैल्यू को इन्वर्ट करना है। किताब का पेज नंबर 44 है, अपने पास देख लें। तो वहां पर आपके पास वैल्यू को इन्वर्ट करना है सिर्फ। और इन्वर्ट करने का मतलब क्या है, ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी के बराबर है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू उलट दें, डी अपॉन ए बराबर हो जाएगा डी अपॉन सी के। तो वैल्यू को उलटना या वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करना या अल्टरनेट आप इसको मल्टीप्लाई कह सकते हैं। तो अल्टरनेटो इन्होंने नाम दे दिया है, थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो, यानी अल्टरनेट करना। तो अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, अल्टरनेट का मतलब ये क्या है, आपने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास यहाँ पर बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो आपके पास यहाँ जो बी है उधर जाके डिवाइड, में इसको अगर लिख दूं तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। सी यहाँ पर आके ए अपॉन सी बन जाएगा, बी उधर जाएगा तो बी अपॉन डी हो जाएगा। ये सिंपल सा थ्योरम अब है। अब थ्योरम कहने का मकसद ये है कि आप बार बार ये स्टेप शो ना करें, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए। तो बार बार ये स्टेप शो ना करने के लिए इसको हमने एक थ्योरम बना दिया। उसी तरीके से आपके और थ्योरम भी है, तो सेकंड थ्योरम मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा थ्योरम ऑफ आपके पास है कंपाउंड, जिस तरह कंपाउंड करना है उसी तरह से कंपोनेंटो। कंपाउंड करने का मतलब कंपाउंड ऐड करना, जोड़ना, इकट्ठा करना। तो यहाँ पर अगर आप इस एक्सप्रेशन में ए अपॉन बी जो लिखा हुआ है इसमें वन ऐड कर दें, ए अपॉन बी प्लस वन, तो उसी तरीके से सी अपॉन डी प्लस वन करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपका ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी आएगा। ये आपके पास अगर इन टर्म्स ऑफ रेशो लिख दें, ये सब किताब में पूरा सॉल्व हुआ हुआ है। तो मैं इसलिए डिटेल यहाँ पर नहीं लिख रहा, ना ही वो आपको सीखना तो खैर है, आपको रटना नहीं, आपको उसको बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर, सिर्फ पता होना चाहिए कि मतलब क्या है। अब जो आगे हम थ्योरम कहेंगे बार बार कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, इसका मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। तो बहरहाल आपके पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो का मतलब क्या है, इस रेशो के अंदर ये वाले वन ऐड कर दें। इसी तरीके से थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो का मतलब क्या है, इस रेशो में यहाँ पर वन ऐड किया, अब आप माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। डिवाइड का मतलब तोड़ देना, कम कर देना, तकसीम करना। तो आप ए अपॉन बी में माइनस वन करेंगे, तो अब आपके पास जब माइनस वन करेंगे, माइनस वन करने पर ए माइनस बी अपॉन बी और उस तरीके से सी माइनस डी अपॉन डी हो जाएगा। और अब लास्ट थ्योरम जो कि आपको आगे इस्तेमाल करना है, मेन थ्योरम, जिसकी वजह से ये सारे मैंने एक ओवरव्यू दिया है। दैट मेन थ्योरम इज थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। ये आपका थ्योरम अब इस्तेमाल होगा। बजाय आप अब ये सारी बातें करने के, आप सिंपल सा एक काम कहेंगे कि थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो में क्या हो रहा था, ए प्लस बी डिवाइड बाई बी। मैं लेफ्ट साइड पहले चले पूरा सॉल्व कर दिखाता हूँ। थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो क्या था, ए प्लस बी अपॉन बी बराबर है सी प्लस डी अपॉन डी के। थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो क्या था, ए माइनस बी अपॉन बी बराबर है सी माइनस डी अपॉन डी के। अगर बोथ साइड्स में डिवाइड कर दूं आपस में, यानी कि मेरे पास ये अगर इक्वेशन वन डिवाइड बाय इक्वेशन टू हो जाए, तो ये b इस b से कैंसिल होगा, d इस b से कैंसिल होगा। आपके पास a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस डी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाय सी माइनस डी वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, इस चीज की। तो आपके पास जब भी a रेशो b बराबर होगा c रेशो d के, तो आप अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो कह सकते हैं कि मैं इस चीज को भी कहूंगा कि ये बराबर है। मतलब आपके पास एक दफा ये दोनों ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर में, कंपोनेंटो, जुमले पे फोकस करना है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो कंपाउंड करना है, तो आपके पास कंपाउंड यानी जमा करना है, ऐड हो जाएंगे। फिर दूसरी दफा एंड डिवाइडेंटो डिवाइड करना है, तो डिनोमिनेटर में
डिवाइड यानी माइनस होंगे, डिवाइड मतलब तकसीम करना। अब लाजमी थोड़ी डिवाइड का ही हम यहाँ पर जुमला इस्तेमाल करें, हमने यहाँ पर क्योंकि +1 एक दफा किया, एक दफा -1 किया। तो अकॉर्डिंग टू आर दिस प्रॉपर स्टेप्स, जो आंसर आया है वो a+b/a-b आया है, और राइट साइड में इसी तरीके से c+d डिवाइड बाय c-d आया है। जब भी आपके पास इस तरह से प्रोपोर्शन गिवन होगा a/b बराबर है c/d के, जो कि सवाल इटसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, तो आप कहेंगे a+b डिवाइड बाय a-b बराबर होगा c+d डिवाइड बाय c-d। आपका कंपोनेंडो न्यूमरेटर में प्लस क्योंकि कंपोनेंडो पहले लिखा है, डिवाइडेंडो डिनोमिनेटर में माइनस क्योंकि आपके पास ये बाद में लिखा है। ये मैं सिर्फ आपको याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि पीछे ये लॉजिक है। पीछे जो लॉजिक है वो मैंने यहाँ पर डिटेल सिखा दी है रफली, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आना और आएगा भी तो कॉन्सेप्चुअली आएगा। तो आपको ये पूरे स्टेप डेरिवेशन करके नहीं दिखानी है, सिंपल सा काम तो मैंने सिखा दिया, दोबारा से इसको रिवाइज कर रहे हैं। जब भी इस तरह से ये बेसिकली रेशो एक्चुअल में गिवन होगा, आप इस तरीके से ब्रेक करेंगे, यानी कि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे। फिर एक दफा कंपोनेंटो के मुताबिक, थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो के मुताबिक +1 करेंगे, आंसर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर उसी वैल्यू में, ये वाली वैल्यू में अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो माइनस करेंगे, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, आपके पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी, फाइनल आंसर ये आ जाएगा। दिस आंसर इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। अब ये आपने हर जगह अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। अब आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, मैं मिटा नहीं रहा, मैं डायरेक्ट इधर ही समझा रहा हूँ। सवाल आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है उसमें कहा है कि अगर आपके पास a/b बराबर है c/d के, जिस तरह यहाँ पर मैं डेरिवेशन पूरा समझा रहा था, ये आपके पास अगर बराबर है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट a/b बराबर है c/d के। सवाल में ये गिवन है इफ, अब आपके पार्ट्स स्टार्ट हो गए, पहला पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं, फिर सेकंड करवाऊंगा। इफ ये कंडीशन है कि ये वाला रेशो बराबर है उस वाले रेशो के, अब कैसे करेंगे, प्रॉपर आप प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, क्योंकि सवाल में क्या है कि वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, तो प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, फिर अंडरलाइन करते हैं ब्लैक से। सिंस सवाल दोबारा उतारेंगे कि ये सवाल आपको गिवन है, उसके मुताबिक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया, a² - b² + b² इज इक्वल टू ac - bd/ac + bd। अब यहाँ पर क्योंकि सवाल में कहा है कि दो रेशो आपस में बराबर, ये प्रोपोर्शन बेसिकली सवाल है, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो प्रोपोर्शन में आपको जब कहा है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, लाजमी थोड़ी है कि हर बार इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपके पास उस तरीके से भी आ सकता है। तो अगर दो रेशोज आपस में प्रोपोर्शनल हैं, दो रेशोज आपस में बराबर हैं, उन सब में थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो लग सकता है। कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो थ्योरम के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, क्या होगा, इसकी बात हो रही है, ये दोनों वैल्यूज पहले आपस में ऐड हो जाएंगी और डिवाइडेड बाय दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो मेरे पास ये वैल्यू और फिर ये वैल्यू आपस में ऐड होंगी, कैसे, a² - b², ये वैल्यू है प्लस a² + b², दोनों आपस में पहले ऐड हो गई। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में a² - b² माइनस a² + b², दूसरी वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई। तो आपके पहली वैल्यू ऐड होती है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट होती है लेफ्ट साइड की दोनों रेशोज, दोनों रेशो तो नहीं, रेशो की दोनों टर्म्स। राइट साइड में भी ऐसी करेंगे, राइट साइड में आपके पास ac - bd प्लस ac + bd, जो चीजें गिवन है ये आपकी, क्योंकि न्यूमरेटर में हम एडिशन करेंगे और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ac - bd माइनस ac + bd, ये आपके पास बेसिकली थ्योरम है। इस चीज को बस आपने समझना है, जो कि इंतहाई आसान है। आपको एक दफा अपने घर का रास्ता पेरेंट्स समझा देते हैं, एक बार समझाते हैं, आपको हल्का सा आइडिया हो जाता है, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, एक दफा, दो दफा, 4-5 दफा पेरेंट्स का आने जाने की, फिर एक दफा हिम्मत पकड़ के खुद ही घर अकेले जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस कर ली।
तो एंड में आप अपने घर खुद ही आने जाने की सलाहियत रखते हैं। अब इस लेवल पे आपके अम्मी अब्बू आपको छोड़ने नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो जाहिर है प्रोटेक्शन के लिए आते होंगे वैसे ही, लेकिन आपको अगर खुद भी जाना पड़े तो आप आ जा सकते हैं। लेकिन जब आप छोटे थे, जब नया नया आपको बाहर निकाला गया था घर से, और जब नए नए आप चलना शुरू हुए थे, नया नया आपने ये सारा एक्सपीरियंस करना शुरू हुआ था, आपको चीजें नहीं समझ आ रही होंगी, उस वक्त मुश्किल होती होगी, भूल जाते होंगे। तो ये आपने अगर नई चीज अभी सीखी है, आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपको प्रैक्टिस हर चीज में करनी होती है। तो प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद समझ आ जाएगा, और समझना बहुत आसान है। इसको क्या करना है, इन दो वैल्यू को पहले ऐड करना है न्यूमरेटर में, फिर इन दोनों ही वैल्यू को माइनस कर देना है डिनोमिनेटर में। सिमिलरली राइट साइड में इन दोनों वैल्यूज को पहले ऐड करना है, फिर आपने अपने डिनोमिनेटर में इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देना है। बस ये सिंपल सा याद रख लें। आगे सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन तो आपके लिए कोई नई चीज है नहीं, पुराने ही काम है। ब्रैकेट ओपन कर लें, न्यूमरेटर तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर आपके पास ये ब्रैकेट एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली राइट साइड में भी ऐसी होगा, न्यूमरेटर एज इट इज ओपन होगा, और डिनोमिनेटर में सिर्फ ये वाली ब्रैकेट अंदर जाके सारे माइनस, क्योंकि साइन चेंज करेगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल करते हैं, जैसे न्यूमरेटर में बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर हो गया। राइट साइड पे आपके यहाँ पर ए सी, बल्कि बी डी और ये दूसरा प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो गए, और डिनोमिनेटर में ए सी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आ गया ए सी प्लस ए सी ट्वाइस ऑफ ए सी, माइनस बी डी माइनस ट्वाइस ऑफ बी इंटू डी। अब यहाँ पर टू से टू कैंसिल होगा, माइनस इधर भी है उधर भी है, एक माइनस उधर भेज के मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना है उसको प्लस में कन्वर्ट कर दें। तो माइनस भी कह सकता हूँ मैं, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी इस साइड भी माइनस टू है, इस साइड भी माइनस टू है, माइनस टू पूरा उधर भेज दें, ये पूरा माइनस इसको कैंसिल कर देगा। जैसे समझ आता है आप वैसे इसको समझ लें। बहरहाल डायरेक्ट स्टेप करेंगे, दैट इज हम कहेंगे और ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है टू, टू तो खैर कैंसिल हो जाएगा, ए सी अपॉन बी डी। अब इसके बाद अगर मेरे पास एक्सप्रेशन ये वाली नहीं आ रही, तो हम अगेन ये थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी रेशो आ गया। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर अगर मैं ए और बी, क्योंकि दो हैं, एक ए इस ए से कैंसिल कर सकता हूँ, एक बी इस बी से कैंसिल कर सकता हूँ, तो ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर आ जाएगा। अब आप लोगों का इतना मैंने पढ़ा के आपका लेवल कर दिया है कि डायरेक्ट देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपके पास इसमें आंसर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी आ रहा है। इस ए को इधर दो में से एक ए को डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा तो उनके लिए कुछ स्टेप मैंने इजाफी कर दिए हैं। आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय बी अपॉन ए। क्यों बोथ साइड करेंगे, बी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ए उधर जाके डिवाइड होगा, बी अपॉन ए ऑटोमेटिकली वो हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ए से ए, बी से बी कैंसिल होगा, दो ए हैं, इस एक ए के साथ एक ए को कैंसिल करेंगे, ये दो बी है, ये वाला बी इस एक बी को कैंसिल करेगा, पीछे आपके पास ए अपॉन बी रह जाएगा और इधर आपके पास सी अपॉन डी रह जाएगा। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्योंकि सवाल में कहा था प्रूव दैट, अगर ये कंडीशन है तो ये इसके बराबर होगा। सवाल अपना अगर दोबारा देखें तो आपके पास कहा था प्रूव दैट ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के इफ दिस इज द गिवन कंडीशन। तो क्योंकि ये कंडीशन आ रही है तो आप कहेंगे कि हाँ, अगर ये बराबर आ रहे तो इसका मतलब ये गिवन कंडीशन थी, वैलिड है, हेंस प्रूव्ड। तो ये सिंपल सा आपका फर्स्ट पार्ट था, इसको जल्दी से नोट करें, इसके बाद फिर मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। इस सवाल में किसी को कंफ्यूजन? अब आ जाए अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में सवाल तो वही है कि आपको प्रूव करना है ये बराबर है इसके, और गिवन कंडीशन आपको यहाँ पर दे दी। अब जाहिर है इसको रेशो के टर्म में नहीं लिख सकते, वरना आपकी जो रजिस्टर या कॉपी जो भी है उसके पेज से बाहर वैल्यू चली जाएगी। तो जब बड़ी वैल्यू है तो आपको रेशो की तरह लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरह लिखें या इन टर्म्स ऑफ रेशो ऐसे लिखें, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। बहरहाल सवाल आपके पास ये गिवन है, प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, सिंस आपका वही जो सवाल ये आपस में बराबर है, तो हमेशा हम जो क्वेश्चन होता है वो
पहला स्टेप के तौर पे उतारते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, क्या है थ्योरम कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले आपस में ऐड होंगे, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होंगे। इन दोनों को आप जो ऐड होंगे उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो सब्ट्रैक्ट होंगे उनको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये सिंपल सा थ्योरम है। आपको यही चीज याद करनी है और इसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो काम लेफ्ट साइड पे किया वही काम राइट साइड पे भी करेंगे। राइट साइड में ये दोनों वैल्यूज पहले आपस में ऐड होंगी, फिर ये दोनों वैल्यूज बाद में आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। एक को न्यूमरेटर दूसरे को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। न्यूमरेटर में प्लस होने वाली वैल्यू लिखेंगे, डिनोमिनेटर में माइनस होने वाली वैल्यू लिखेंगे। ये सिंपल सा काम आपने करना है तमाम जो पार्ट्स हैं उसमें। अब ब्रैकेट्स सिंप्लीफाई कर लें, ओपन कर लें। जहां प्लस है वो तो एज इट इज ओपन हो जाएंगी, जहां माइनस है वो अंदर ब्रैकेट में जाके सबके साइन चेंज करेगा। अब ये सारा काम क्योंकि आप कर चुके हैं तो मैं इधर आपको एक एक करके नहीं दिखा रहा कि यहाँ पे माइनस इधर जाएगा प्लस के साथ, माइनस ए, फिर माइनस माइनस प्लस बी, माइनस माइनस प्लस सी, ये सारा काम आप खुद करेंगे। ये सारा काम प्रॉपर तरीके से लिख दे, ये आपको करना आना चाहिए, बचपन से करते आ रहे हैं। और बचपन से नहीं भी आपको याद तो एटलीस्ट 9 क्लास से मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मैं तो ये तब से करवाता आ रहा हूँ। तो ये काम आपको आना चाहिए। अब जो चीजें कैंसिल हो रही हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आपने इसको अगर कैंसिल करना है तो पेंसिल से करें, अदरवाइज छोड़ दें, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपका कोई भी एग्जामिनर पेपर चेक करेगा तो उसको पता है प्लस माइनस अपोजिट साइन है, सेम वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिर्फ अभी दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर सी और माइनस सी ये सेम वैल्यू है, हैविंग अपोजिट साइंस, कैंसिल हो गया। प्लस डी माइनस डी ये आपके पास सेम है, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। सिर्फ मैंने एक जगह पर ये काम कटिंग की है, बाकी जगह पर मैं भी नहीं कर रहा, आप भी नहीं करेंगे। एग्जाम में आपको अगर दिल चाहता है कि नहीं मैं कट करूंगा, मुझे स्कूल में हर जगह ये सारा काम कट करके पढ़ाया हुआ है, तो वहां पर आप पेंसिल का इस्तेमाल कर लें। पेन से आप कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जो कटिंग कर रहे हैं वो आपके सोल्यूशन का पार्ट है। तो बहरहाल आपका दिल चाहता है पेंसिल से कर लें, अदरवाइज कटिंग नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है, तो आपके पास ए और माइनस ए आपस में कैंसिल होंगे, बी और माइनस बी ये आपस में कैंसिल होंगे, बचा आपके पास सी और सी, ट्वाइस ऑफ सी, डी प्लस डी, ट्वाइस ऑफ डी। ये आपकी लेफ्ट साइड है। राइट साइड में क्या होगा, जो चीज कैंसिल हो रही है जैसे कि बी, बल्कि आपके पास सी इधर और ये माइनस सी कैंसिल हो रहा है, डी माइनस में और प्लस में ये आपस में कैंसिल हो रहा है, पीछे आपके पास रह गया ट्वाइस ऑफ ए माइनस ट्वाइस ऑफ बी। सिमिलरली इधर भी जो चीज कैंसिल हो रही है पीछे आपके पास टू सी माइनस टू डी, ये वैल्यूज बच गई। अब आपके पास इन सब में टू कॉमन है, तो सबसे टू कॉमन ले लें। ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। अब आपके लेफ्ट साइड में ए प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस डी रह गया, और राइट साइड में ए माइनस बी डिवाइड बाई सी माइनस डी। अब यहाँ पर एक जगह प्लस है दूसरी जगह माइनस है, मैं इसको कुछ भी कर लूँ, रीअरेंज कर लूँ, जो मर्जी कर लूँ, इसने इस फॉर्म में नहीं आना। पिछले पार्ट में तो आपने वैल्यू को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाया बी अपॉन ए को, तो वैल्यू सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ गई। लेकिन अब इसको मैं जितना भी कोशिश कर लूं, इस इक्वेशन ने इस फॉर्म में नहीं बनना। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन में आप फंस जाएंगे, आप अटक जाएंगे, तो वहां पे क्या करेंगे, अगेन आप उसी थ्योरम को अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर आपने किया था। जो थ्योरम आपने पहले अप्लाई किया वही सेम थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। वजह उसकी ये है कि अब इसके बाद ये आंसर इस तरह से नहीं आ रहा, तो हम एक दफा और ट्राई करेंगे। और ट्राई करना क्यों है, क्योंकि आपके पास अगेन ये रेशो की फॉर्म में ही है। जिस तरह सवाल आपके पास रेशो की फॉर्म में गिवन था उसी तरीके से वो भी है। तो आप क्या कर रहे हैं, अगेन इसमें वही थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले ऐड होंगे, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। ऐड होने वाले को न्यूमरेटर में लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट होने वाले को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। वही काम आप राइट साइड पे भी सेम करेंगे। अगेन ब्रैकेट ओपन करें, माइनस अंदर जाके सारी वैल्यूज चेंज करेगा। अब यहाँ पर मेरे पास बी, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल होगा, इधर ए प्लस माइनस आपस में कैंसिल होंगे, तो टू ए अपॉन टू बी बच गया। उसी तरीके से सिमिलरली सी आपके पास टू सी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास बी रह गया तो ट्वाइस ऑफ डी हो जाएगा। यहाँ पर अगेन टू आपस में कैंसिल आउट होगा, ये टू इससे कैंसिल होगा, ये भी इसी तरीके से। ए अपॉन बी बराबर हो गया सी अपॉन डी के। तो क्योंकि इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी है,
तो यहाँ पर सवाल में कहा था प्रूव करें ये बराबर है इसके, अगर गिवन कंडीशन है। तो क्योंकि गिवन कंडीशन जो है उसके मुताबिक ये आंसर आ रहा है, हेंस जो सवाल में कहा था वो बात आपकी प्रूव हो जाती है। आप एंड में लिख देंगे हेंस प्रूव। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका पूरा करवा दिया है। उसको जल्दी से नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 के एक दो मैं आपको करवाऊंगा, बाकी फिर आपके होमवर्क होंगे। बेटा अब आ जाए अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपके जो गिवन क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इस एक्सरसाइज में जो मेन आपने थ्योरम सीखा है, उस थ्योरम को इस्तेमाल करना है। विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशन आप आंसर निकालेंगे। तो इक्वेशंस आपको गिवन है, सॉल्व करना है इनको विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरम, और फिर आपने फाइनल एक्स का आंसर बताना है। अब यहाँ पर इक्वेशंस का वर्ड यूज हुआ है, और ये इक्वेशंस हैं जो कि सॉल्व करनी है। इससे पहले जो आप रेशोज निकालते थे, जैसे आप पिछली एक्सरसाइज में आपने वर्ड प्रॉब्लम्स की हैं और आपने रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जहां पर आप वेरिएंस वगैरह पढ़ रहे थे, तो आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते वक्त प्लस माइनस नहीं यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इक्वेशंस हैं और एक्स के यहाँ पर होल स्क्वायर का मतलब एक्स के दो आंसर आने चाहिए, तो यहाँ पर आप इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे, चाहे वो इस सवाल या इस जो एक्सरसाइज है उसकी इक्वेशन हो, या फिर आपके वो किसी भी एक्सरसाइज के इक्वेशन हो, इक्वेशन अगर है तो आपके वो सारे रूल्स, वो सारे लॉज अप्लाई होंगे जो इक्वेशन पे होने चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर आगे चलते हुए आपके जो एक क्वेश्चन उठेगा वो ये कि हम प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, पहले तो नहीं लेते थे। तो उसका आंसर भी मैंने क्लियर कर दिया कि इक्वेशंस हैं ये, और इक्वेशंस को जब भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां पर आपके सारे वही रूल्स अप्लाई होंगे जो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, और बकिया तीनों पार्ट्स आपके होमवर्क होंगे। थर्ड पार्ट में आपकी मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लें। आपके थर्ड पार्ट में डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स माइनस फाइव प्लस अंडर रूट एक्स माइनस फाइव गिवन है। तो ये आपका जो थर्ड पार्ट है, अगर यहाँ पर एक्स माइनस फाइव और दूसरा भी रूट के अंदर एक्स माइनस फाइव है, तो ये पहले ही आपस में ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस फाइव हो जाएगा। तो ये सवाल में आपकी टाइपिंग मिस्टेक हुई हुई है। इसमें पहली ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस फाइव है, अपने पास ये करेक्ट कर लें। आपके यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस फाइव, फिर प्लस, फिर अंडर रूट एक्स माइनस फाइव, ये इक्वेशन होगी। तो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड जो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो आपका ये थर्ड पार्ट आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें मिस्टेक है वो अपने पास करेक्ट कर लें, और आ जाए अपने फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में आपको ये सवाल गिवन है, इसमें आपको कहा है कि ये वैल्यू जिसमें एक्स है बराबर है 4/5 के। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का जो प्रॉपर मेथड है वो आपको पता है कि आपने सबसे पहले प्रॉपर हेडिंग डालनी है सोल्यूशन की, फिर उसके बाद आपने अंडरलाइन करना है और सवाल वही दोबारा उतारना है जो आपका इटसेल्फ क्वेश्चन गिवन था। तो पहला स्टेप हमेशा वही होगा जो सवाल है। अब इस पे आप अप्लाई करेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब यहाँ पर जब आप थ्योरम अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है और डिनोमिनेटर की वैल्यू वो दोनों प्लस होंगी, और उसे आप न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो ये वाली जो न्यूमरेटर में वैल्यू है पूरी प्लस की है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, इसको इन दोनों का आपस में प्लस कर दिया। फिर अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू है, माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। और इसी तरीके से राइट साइड में 4/5 है, तो सिंपल है 4+5 डिवाइड बाय 4-5। तो न्यूमरेटर में प्लस होगा, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट माइनस होगा। ये थ्योरम आपने अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद आप सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के तरीका क्या है, आपने कर्ली ब्रैकेट पहले ओपन करनी है, तो कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे, न्यूमरेटर तो एज इट इज आपका नीचे आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ये माइनस अंदर जाके सबको साइन चेंज करेगा, तो माइनस एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। और ये आपके पास 4+5 9, 4-5 -1। अब यहाँ पर जो वैल्यू सेम है वो कैंसिल आउट कर दें, प्लस की आपके पास ब्रैकेट है एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर, और एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस की ब्रैकेट एक और है, ये पूरी ब्रैकेट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। पीछे आपके पास क्या बचेगा, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और ये वाला एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, दोनों में प्लस का आपस में साइन है, तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर आ गया। अब ये बेसिक फैक्टराइजेशन में आपने ये सारा काम सीखा भाई।
और सिमिलरली डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, डिफरेंट साइन है, सेम वैल्यू, कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस दोनों के साथ है तो ऐड होंगे, -2 यानी ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, ये माइनस उधर जाके माइनस अपॉन माइनस इस चीज को प्लस कर देगा। तो इतने सारे स्टेप आपका दिल चाहता है कर लें, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर बराबर है 9 के। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब बजाय यहाँ पर आप इसके ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करें, आपको नजर आ रहा है कि राइट साइड पे आप अंडर रूट ले सकते हैं, और लेफ्ट साइड पे लेंगे तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होके बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसके बाद स्टेप में लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये भी आपके रूट के अंदर स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी रूट के अंदर स्क्वायर है, तो ये दोनों स्क्वायर रूट को कैंसिल करके दोनों बाहर आ जाएंगे। बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 9 क्लास में सीख चुके हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और किसी एक साइड में प्लस माइनस अंडर रूट लगेगा। अब आपकी मर्जी है, लेफ्ट साइड में प्लस माइनस कर लें या राइट साइड पे कर लें। आसान होता है राइट साइड पे, जो जहां कम वैल्यू है वहां पर करना। तो बहरहाल हम नॉर्मली राइट साइड पे भी कर रहे होते हैं। तो -और+3 वैल्यू आपके पास आ गई, ज़ाहिर √9 क्या होगा 3। तो +-3, अब आइदर लेफ्ट साइड बराबर है +3 के और लेफ्ट साइड बराबर है -3 के। इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 अंदर ब्रैकेट में सबसे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर -15 है और यहाँ पर +x है, इन दोनों को आपस में रीअरेंज करें, ये उधर जाके +15 हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास 3 + 15 18 इज इक्वल टू 3x - x 2x। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके बेस में डिवाइड हो जाएगा। एंड में आंसर आ गया x एक वैल्यू 9। तो एक आंसर x आ गया 9। सिमिलरली -3 के जब बराबर है लेफ्ट साइड, अगेन इसको उधर भेजें, सिंप्लीफाई करें, वैल्यूज को शिफ्ट करें, रीअरेंज करें, आपके पास 4x का आंसर बराबर आएगा 12 के। अब ये इतनी डिटेल में नहीं सिखाऊंगा कि आगे ये कैसे हो, ये सारा आपने जब मिडिल टर्म ब्रेक करना सीख रहे थे फैक्टराइजेशन 9 क्लास में तब ये सब पढ़ लिया था। तो ये आपको आना भी चाहिए। 4 उधर बेच के डिवाइड करें, आपके पास 12/4 यानी कि 3। एक्स का आंसर आ गया 3। तो दो आंसर्स आपके आए, और वैसे भी दो आने चाहिए थे क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, तो एक्स के दो ही आंसर आने चाहिए थे। और ये आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन में आप ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन है तो इक्वेशन ही। तो इक्वेशन के मुताबिक जो भी जब भी इक्वेशन आती है हमें सारे रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, और वो जो रूल्स या वो जो लॉज हैं उनमें से एक ये भी है कि आप जब भी अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा। तो एनीवेज आपके जो दो आंसर आए हैं, आप यहाँ पर सोल्यूशन सेट बना के कहते हैं कि मेरे ये दो आंसर आए हैं, और हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, हमने अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, वरना आप आगे पीछे भी लिख दें, कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल ये आपके पास जो सेकंड फर्स्ट पार्ट अभी हमने डिस्कस किया है, इसके बाद सेकंड थर्ड और फोर्थ ये सारे पार्ट्स आपने खुद करने। सेकंड पार्ट सिंपल सा है, मैं सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ और फाइनल आंसर बता रहा हूँ ताकि आप अपने पास देख लें। यहाँ पर आगे स्क्वायर रूट है, तो अब आप यहाँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेने के बजाय आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे होंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। और जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तब हम प्लस माइनस नहीं लेते। तो अंडर रूट में आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसका मतलब एक्स का एक ही आंसर आएगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आएगा, तो एक्स का आंसर मैं बता रहा हूँ आपको 5/4 वैसे आ रहा है मेरे पास। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो सकता है मैं आपको गलत बता रहा हूँ, लेकिन आंसर बहरहाल यही आएगा। थर्ड पार्ट मैंने आपसे कहा कि अपने पास करेक्शन कर लें। न्यूमरेटर तो ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास दोनों तरफ माइनस नहीं हो सकता स्क्वायर रूट के अंदर, तो पहले वाले को x + 5 कर लें अंडर रूट में, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर वो भी वैसे ही हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसे होंगे, बस बीच में प्लस माइनस का फर्क होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्यूशन आपने खुद करना है। एंड में आंसर जो आ रहा है एक्स का, दैट इज 101 डिवाइड बाय 4। तो आपका आंसर अगर ये आ रहा है, वेल एंड गुड। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी है क्यूब में भी वैल्यू है, तो बहरहाल इसके अंदर आपको एंड में एक इजाफी काम करना पड़ेगा। जब इस तरह से इक्वेशन आप बना लेंगे, तो अब आपको वहां पर x = 3 पुट करके लेफ्ट साइड राइट साइड करनी है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ऑल्दो नेक्स्ट क्लास में मैं इस सवाल को प्रॉपर करवा भी दूंगा, लेकिन आपका जो थर्ड बल्कि फोर्थ पार्ट है, ये जो आपका फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर आपने जो यहाँ तक काम करना है उसके अंदर x की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाएगी। तो फोर्थ वाला पार्ट अगर अभी किसी को समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास के लिए बचा लें।
क्योंकि नेक्स्ट क्लास अब आपकी काफी टाइम बाद होनी है। तो उससे पहले आपकी एक्सरसाइज वैसे आज मैंने कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर सिर्फ एक ये पार्ट डिस्कस करूंगा डिटेल में। बाकी जो पिछले दोनों पार्ट्स हैं वो रफली अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो करवा दूंगा, अदरवाइज आपने करके आने। फोर्थ पार्ट जिसको समझ आ गया, यहाँ तक सिंप्लीफाई होगा, जो भी आंसर आ रहा होगा यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद आपने उसमें सिंपल पुट x इज इक्वल टू 3 इन दैट इक्वेशन करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, आंसर आपका एंड में प्रूव हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास काम है इस पूरी एक्सरसाइज का। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 18.4 अब कंप्लीट हो जाती है ऑलमोस्ट। सिर्फ आपका होमवर्क मुझे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर होमवर्क डिस्कस करके फिर आपकी नई एक्सरसाइज में स्टार्ट करवाऊंगा। यहाँ तक किसी को ये कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आपका ये लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी आपको मैंने पार्ट दिए थे वो आप लोगों ने कर लिए, उन सबका आंसर आपके पास आ गया। एक पार्ट में करेक्शन मैंने आपको बताई थी, वो आपने करेक्ट करके जब सॉल्व किया हो तो आंसर आ चुका होगा। अब ये फोर्थ पार्ट है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है बनस्बत इसके बकिया पार्ट्स के। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी बाकी पार्ट्स किए उसमें यहाँ तक काम इधर भी सेम है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर आपको फोर्थ पार्ट में विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम सॉल्व करनी है इक्वेशन। सवाल ये गिवन है, आपने वही अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, और फिर आपके पास ये कंपाउंड यानी कि आपने करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी डिवाइड करना है। पहले आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, और फिर उसके बाद न्यूमरेटर में उसको लिख देंगे। सिमिलरली आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यही काम राइट हैंड साइड के साथ भी आपने किया। सिंप्लीफाई करेंगे, इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज माइनस अंदर जाके सबके साइन चेंज करेगा। यहाँ पर आपके पास x-1 और x-1 ये वाला, ये प्लस साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ है, ये पूरी ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। तो ट्वाइस ऑफ x+3 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में रहा, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में x+3 का होल स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस हो रहे हैं। तो आपके पास ट्वाइस ऑफ x-1 होल क्यूब। अब इस सवाल में हम ये भी कह सकते थे कि गलती है, और गलती की वजह से हम इसको करेक्ट कर देते और फिर कहते हैं कि किताब ने आंसर गलत दिया हुआ है वगैरह, जो भी हम उसमें एलिगेशंस लगाएं। लेकिन इसको करने का तरीका बाकी सवालात से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये कि जब आप अच्छा बराल 2 उसमें आप इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी ये वाली, x+3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई x-1 होल क्यूब। अगर तो डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर होता तब तो ये सिंप्लीफाई करना आसान था। आप इसको होल स्क्वायर अप्लाई करते फॉर्मूले और वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते, रीअरेंज करते, आंसर x का 1 आ जाता, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाना था आपस में। लेकिन जब क्यूब की बात आई है तो अब आपके यहाँ पर क्यूब का मतलब आंसर x के 3 आ सकते हैं। तो दो आंसर तो इसमें एक दूसरे के बराबर कैंसिल आउट हो गए, एक आंसर फिर भी एक्स्ट्रा आ रहा होगा। इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो वो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, आप इसको अलग अलग मेथड अप्लाई करके फिर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसमें होल स्क्वायर अप्लाई करें, इसमें होल क्यूब अप्लाई करें, दो आंसर आपके ऐसे आएंगे जिसमें इमेजिनरी पार्ट आयोटा आ रहा होगा, और फिर उसके बाद ये बहुत आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे आसान तरीका क्या कि आपने 1 बाय 1 इस इक्वेशन में वैल्यू पुट की। अब यहाँ पर 1 बाय 1 जो पुट की वैल्यूज वो तो आप यहाँ पर करके दिखाएंगे नहीं, वरना आप पहले x=0 पुट करेंगे, फिर +-1 पुट करेंगे, फिर +-2 पुट करेंगे, +-3। जब आपने पहले प्लस किया तो -3 में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपके +3 पुट करने पर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। ये काम आपने 9th क्लास में वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर 8 में किए हुए थे। और वेरिफिकेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास, इवन मैट्रिक क्लास में भी आपको सिखाया हुआ है, जब भी आपको वेरिफिकेशन करनी होती है, प्रूफ करना होता है, शो दैट का जुमला आता है, वहां पर आप लेफ्ट साइड या राइट साइड आगे पीछे कर नहीं सकते। वहां पे आप उसको, जो चीज लेफ्ट साइड पे उसको वहीं पे रखेंगे, जो चीज राइट साइड पे उसको राइट साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पर आपने x=3 पुट किया तो x की जगह 3 आएगा, तो 3+3 6, 3-1 2, 6 का स्क्वायर 36, 2 का क्यूब 8। 4 के टेबल से इनको सिंप्लीफाई करें, 9/2 लेफ्ट साइड जो कि राइट साइड के बराबर आ गई। तो आप कहेंगे क्यों, क्या x=3 पे लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर हो रहे हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, हेंस जो आंसर होगा x का दैट विल बी 3। तो ये आपके दूसरा तरीका है x को निकालने का। ये तरीका आपने सीखा था
फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम के अंदर, रिमाइंडर थ्योरम में 9 क्लास की बात कर रहा हूँ, जब आप काम करते तो खुद लेट करते थे एक्स क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप खुद लेट करेंगे एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि आपकी इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो जाए। तो एक्स की इस वैल्यू पे जब इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो रही है तो आप कहेंगे यही मेरा आंसर है। और बाकी अगर आपको ये इस बात पे इशू होता है कि इसकी पावर मैक्सिमम 3 है तो 3 आंसर होने चाहिए, तो 3 आंसर आप निकाल लें, किसने आपको रोका। लेकिन बकिया 2 जो आंसर आएंगे वो निगलेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि बकिया 2 आंसर इमेजिनरी पार्ट के साथ आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक ही आंसर आएगा और उस आंसर को निकालने का तरीका यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल था बकिया पार्ट से, तो इस वजह से ये मैंने प्रॉपर क्लास में करवाया। अदरवाइज ये होमवर्क मैंने आपको समझा तो दिया था, और अगर आपको समझ आ गया तो आप कर भी लेते, लेकिन फिर भी हमने क्लास में डिस्कस किया है इसको। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज में आपने जितना कुछ भी सीखा है वो सारा का सारा काम आपके यहाँ पर सिर्फ नई चीज ये थ्योरम था। तो थ्योरम आपने इसमें वैसे 4 पढ़े हैं, लेकिन जो इस्तेमाल किया वो एक ही थ्योरम की है, बाकी तो आप इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते कि इन्वर्ट करना थ्योरम ने बताया हुआ है इन्वर्टेंटो या इन्वर्टो के नाम से। तो अब आप उसको इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन इस थ्योरम को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आपने ये थ्योरम पढ़ा है। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेसिकली आपकी 18.2 में जो वेरिएशन सीखा था, क्या आपके प्रोपोर्शनल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल थे, एक वैल्यू आपकी डायरेक्टली वैरी कर रही थी, दूसरी इनवर्सली वैरी करती थी, वही अब आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम होगा। तो 18.2 अगर आपको अच्छे से आती है तो 18.5 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी आप आराम से कर लेंगे। यहाँ तक इस एक्सरसाइज में किसी को कोई कंफ्यूजन?